जी नमस्कार। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की शाखाएं और उसके क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को हम पढ़ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था व्यवहारिक उपयोग को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के व्यवहारिक उपयोग को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थ मतलब धन, शास्त्र मतलब अध्ययन, धन का अध्ययन, ठीक है ना। और जब इसी को उपयोग में लाया जाता है, व्यवहारिक उपयोग में, तो हम उसको अर्थव्यवस्था कह देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की शाखाएं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के तहत हम छोटी आर्थिक इकाइयों से संबंधित आर्थिक समस्याओं एवं आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं। जैसे व्यक्तिगत मतलब कि छोटा होता है, छोटा रूप, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है ना आर्थिक इकाइयों, मतलब कि इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है ना, जो यूनिट होती है, छोटी सी इकाई। अब जैसे व्यक्तिगत है, इस अर्थशास्त्र के प्रणेता एडम स्मिथ हैं, ठीक है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार में मांग व आपूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की पहचान करना है। यह केवल एक स्थान विशेष के लिए ही उपयोगी है। यह व्यक्तिगत कीमत, उत्पादन, उपभोग की ओर निर्देश देता है। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र के तहत क्षेत्रीय, ये राष्ट्रीय आप लोग पढ़िएगा, मात्रा लगती नहीं है, वो कीबोर्ड में कुछ दिक्कत है मेरे वाले में, तो इसको आप लोग राष्ट्रीय ही पढ़िएगा, कई जगह ये आएगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र के तहत क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। इसमें क्षेत्रीय भी आ जाएगा, राष्ट्रीय भी आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय भी आ जाएगा, ठीक है ना। समष्टि वाले में इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में क्या था? व्यक्तिगत, मतलब एक छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। और मैक्रो में क्या है? क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब सभी इसमें शामिल है। इसके द्वारा आर्थिक मंदी तथा आर्थिक तेजी का स्पष्टीकरण भी किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, मुद्रा, रोजगार, आर्थिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसका लक्ष्य आय का विश्लेषण करना होता है। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राइमरी क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। 3 क्षेत्र होते हैं। आइए जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन कच्चे रूप में मिलते हैं, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, उत्खनन हो गया, ठीक है।
उसके बाद है द्वितीयक क्षेत्र। इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में होता है निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति। उसके बाद है आपका तृतीयक क्षेत्र। इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। इसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, परिवहन संचार हो गया, बीमा हो गया, सामुदायिक सेवाएं। अब आइए इसको समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र मतलब जहाँ कच्चे माल का उत्पादन होता है। जैसे कि कृषि है तो वहाँ पर किसान क्या करता है, अनाज पैदा करता है, ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। फिर वो मान लीजिए गेहूँ पैदा कर रहा है किसान, तो गेहूँ आता है कहाँ, द्वितीयक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। वहाँ पर उसको क्या किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, ठीक है ना। निर्माण तो हो गया गेहूँ का, अब गेहूँ से जब ब्रेड बनाया जाएगा तो वो विनिर्माण कहलाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में आता है। जब ब्रेड बन जाता है तो वहाँ पर तृतीय क्षेत्र अब काम करने लगता है सेवाएं देने के लिए, ठीक है ना। अगर ब्रेड को मान लीजिए दफ्तर में बैठा है आने जाने के लिए, सामान आपका बेचने के लिए, सामान पहुँचाने के लिए, ठीक है ना। मैनेजर को ही आप ले लीजिए, कंपनी का मैनेजर अपनी सेवा दे रहा है। वो प्राथमिक क्षेत्र को भी ब्रेड बेचेगा, द्वितीय क्षेत्र को भी ब्रेड बेचेगा, ठीक है ना, सबको बेचेगा। तो वही चीज़ है तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये महत्वपूर्ण है आपका। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। कैसे, नियंत्रण के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है, विकास के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। आइए अलग अलग देखते हैं सभी। नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण को में 3 भागों में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। पहला है उदारवादी अर्थव्यवस्था। यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का बहुत ही कम नियंत्रण होता है, मतलब न्यूनतम नियंत्रण होता है। यह एडम स्मिथ के लेसेस फेयर या हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कैसी है, उदारवादी अर्थव्यवस्था है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। उसके बाद है समाजवादी व्यवस्था। इसमें राज्य एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। शक्ति किसके पास होती है, राज्य के पास होती है, जो राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करती है। मतलब टोटल शक्ति किसके पास होती है, राज्य के पास। वो नियंत्रित करती है और निर्देश भी देती है। जैसे उदाहरण के लिए सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, हालांकि अब सोवियत संघ रहा नहीं, उस जमाने में ये अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें समाजवादी तथा उदारवादी दोनों प्रकार की विशेषताएं शामिल होती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, यहाँ पर समाजवादी भी है और उदारवादी भी है। यहाँ पर राज्य का नियंत्रण है भी, है ना, और कहीं कहीं पर थोड़ा कम भी है ना। इसका उद्भव 1929 की मंदी के दौरान ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से हुआ था। 1929 में एक बहुत बड़ी मंदी आई थी, तो उन्होंने सुझाव दिया था अपना, है ना, उन्होंने कुछ सुझाव दिया था, कुछ कारणों को बताया था। तो वहीं से ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट
अवधारणा बाहर निकल के आई और भारत में ये अभी फ़िलहाल लागू है। अब देखिए विकास के आधार पर वर्गीकरण। विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अविकसित अर्थव्यवस्था, है ना, अविकसित, जिसको अल्प विकसित भी कह सकते हैं। ऐसा देश जहाँ प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय में से कोई भी एक नगण्य हो, मतलब कि एक कोई मौजूद ना हो, उसको अविकसित कहा जाता है। जैसे सहारा रेगिस्तान, ध्रुवीय क्षेत्र, सहारा रेगिस्तान ध्रुवीय क्षेत्र प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय में से कोई भी एक अगर नगण्य है, मौजूद नहीं है, तो हम उसको अविकसित कहेंगे। और जब वहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होगी वो अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। फिर उसके बाद हम आते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। ऐसा देश जहाँ अर्ध प्रयुक्त मानव शक्ति हो और प्राकृतिक संसाधनों की न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्धता हो, उसको हम विकासशील देश कहते हैं। भारत क्या है? विकासशील देश है। यहाँ पर क्या है? अर्ध प्रयुक्त मानव शक्ति, ठीक है ना। अर्ध मतलब कि उतना भी उनका कौशल विकास नहीं हुआ है। अब मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था स्किल डेवलपमेंट, है ना, ताकि लोगों को कुशल बनाया जा सके, उनको प्रशिक्षित किया जा सके किसी फील्ड में, ताकि वो प्रशिक्षित होकर काम करे कहीं, है ना, उनको काम मिले, रोजगार मिले। यही था। हम विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। ऐसा देश जहाँ प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय यानी तीनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, तो उसको हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए वैश्विक संबंधों के आधार पर, वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, इसमें 2 भागों में बांटा गया है, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। आइए समझते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती है, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया। कहने का मतलब ये है कि इनका विश्व के अन्य किसी देशों से उतना संबंध नहीं होता है, आयात होता नहीं है, निर्यात भी नहीं होता। वो एक बाउंड्री के अंदर अपना खुद की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, तो उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। इसमें जीडीपी और राष्ट्रीय आय एक समान होता है। बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी और राष्ट्रीय आय बिल्कुल एक समान होता है, और यह एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में विश्व के साथ संबंध स्थापित रहता है। मतलब विश्व के अन्य देशों के साथ आप उनसे, मान लीजिए आपके पास किसी सामान की कमी है, तो आप उनसे ले रहे हैं, और आपके पास कोई सामान ज़्यादा है तो आप उसको क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं। अब जैसे हमारे यहाँ चाइना का प्रोडक्ट आता है, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हम चाइना से मंगाते हैं, तो हम लोग की अर्थव्यवस्था कैसी? खुली अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। हथियार हम लोग रूस से, अमेरिका से खरीदते हैं, हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, सेना को मजबूत बनाने के लिए। तो ये क्या है? खुली अर्थव्यवस्था है। अब बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कि हम बाहर से कोई सामान न देंगे और न लेंगे अपने बाउंड्री के अंदर, है ना। यह एक वास्तविक अर्थव्यवस्था होती है, और इसमें जीडीपी और राष्ट्रीय आय में अंतर होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए। बाकी अर्थव्यवस्था का ये तीसरा चैप्टर है, कल चौथा चैप्टर
चैप्टर 1 का पार्ट 4 है, 4 अपलोड हो जाएगा। ये पार्ट 3 था। चैप्टर 1 का पार्ट 1 to 3 अपलोड हो गया है। कल चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा, पार्ट 4 अपलोड हो जाएगा, है ना। ठीक है, नमस्कार।